Hello friends, class 8. Today I am teaching you geography chapter 3, minerals and power resources. In early videos I taught you this chapter and I hope that you understood some points of this chapter, and now once again I am teaching you the whole chapter in a detailed way. Kriti was visiting Sukhant in his native place. नज़दीक के नेटिव प्लेस में धनबाद में कृति सुखान के साथ गई. कृति वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक. कृति ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि जो पूरा इलाका था वो एकदम काला था. सुखान, व्हाई इज द प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. उस सुखान से पूछती है, शी आस्क्ड फ्रॉम सुखान दैट, कि वो जो पूरा इलाका है वो इतना धूल भरा और इतना काला क्यों है, क्योंकि इससे पहले उसने शायद वो ऐसा इलाका कभी देखा नहीं होगा. तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित थी. शी वॉज सरप्राइज एंड दैट इज़ वाई शी आस्क्ड टू सुखांत कि उसने ये इलाका जो है इतना धूल भरा है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई. तो सुखांत बताता है कि ये जो इलाका है, जो कोल माइंस हैं यहाँ नज़दीक में, यानी कोयले की खाने हैं. डू यू सी द ट्रक्स. क्या तुम ये ट्रक्स देखती हो. दे आर कैरिंग द मिनरल्स कोल. ये जो कोयले खनिज हैं इसको ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं. सुखांत ने कहा. व्हाट आर मिनरल्स. अब आंसर है, क्वेश्चन है कि ये मिनरल्स आखिर क्या है, किन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं. आस्क्ड किरी ने बोला. सुखान ने रिप्लाई किया, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स. क्या तुमने कभी एक बेकरी वाले को बिस्किट बनाते हुए देखा है. द फ्लोर मिल्क. वो क्या करता है, उसमें फ्लोर यूज करता है, आटा यूज करता है, मिल्क, शुगर एंड समथिंग एग और समटाइम एग, और कभी कभी अंडा भी मिक्स करता है एक साथ. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट. जब हम वो बेक्ड बिस्किट खाते हैं, कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट सेपरेटली. तो जब हम बिस्किट खाते हैं तो क्या हमको ये जो इंग्रेडिएंट, इसमें जो हम कह सकते हैं कि आटा है, दूध भी मिला हुआ है उसमें, और चीनी मिली हुई है, और कभी कभी अंडा भी मिलाया जाता है. तो जब हम बिस्किट खाते हैं तो हमको ये सारे इंग्रेडिएंट दिखाई देते हैं उसमें. जस्ट एज इन द बिस्किट. ठीक जैसे बिस्किट में होता है. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. ऐसी कई चीज़ें होती हैं. यू कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख पाते हैं. इस अर्थ में जो चट्टानें हैं उनमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं. सेवरल मटेरियल्स होते हैं उनमें, और इन्हीं को मिनरल्स बोलते हैं जो इनमें घुले मिले रहते हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड वेल. ये जो मिनरल्स हैं ये स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. जो पथरीले सतह है अर्थ की, उस सतह पर बिखरे हुए पाए जाते हैं खनिज. नेचुरली अगर हम देखें, ऑकरिंग सब्सटेंस दैट इट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. इसका जो रासायनिक कंपोजिशन है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं वैसे सब्सटेंस जिनका डेफिनेट होता है, जिनका जो आकार होता है, निश्चित होता है, उनको मिनरल्स बोलते हैं. मिनरल्स आर नॉट ए पर्टिकुलर एरिया. मिनरल्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, रॉक्स फॉर्मेशन में नहीं पाए जाते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं एक इलाके में. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज वेयर आर नॉट इजीली एक्सेसिबल. कुछ मिनरल्स उन जगहों पर भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आसानी से हम नहीं पहुँच पाते हैं. सच द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. जैसे कि आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है, और अंटार्कटिका है जहाँ पर बहुत ठंडा है. उन जगहों पर हम लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते, वहाँ भी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स. जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. जो जियोलॉजिकल होते हैं, इन्वायरमेंट अगर हम देखें, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, कई सारी अलग अलग स्थितियों में पाए जाते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस.
तो जो नेचुरल बनते हैं, जो मिनरल्स बनते हैं, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ह्यूमन कोई इंटरफेयर नहीं करता है मिनरल्स की मैन्युफैक्चर में, खुद ही अपनी नेचुरल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर्स होते हैं। एंड दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। उनको एक तो हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आइडेंटिटी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में उनका रंग आएगा, उनकी डेंसिटी आएगी, उनकी हार्डनेस आएगी। और केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी, की वो किसी द्रव में, किसी लिक्विड में कितना ज़्यादा वो क्या होते हैं, पिघलते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें, देयर आर ओवर थाउजेंड्स डिफरेंट जो मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स को अगर हम देखें, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो भागों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म, जिनमें मेटेलिक मिनरल्स में जो मेटल होते हैं वो रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, और मेटल्स हम जानते हैं कि वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं दैट कंडक्ट हीट, जो क्या करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, हीट निकलती है उनमें से। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक टू लस्टर, उनमें चमकने का गुण पाया जाता है, चमकते हैं मिनरल्स और हीट देते हैं और हार्ड होते हैं। आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है, ये इसके सब एग्जाम्पल्स हैं। और मेटेलिक मिनरल्स अगर हम देखें, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं फेरस और एक होते हैं नॉन फेरस। अब फेरस कौन होते हैं और नॉन फेरस कौन होते हैं? फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट, जिनमें आयरन का कंटेंट रहता है। मैग्नीज में और क्रोमाइट में, इनमें आयरन रहता है। और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं रहता है। बट मैनी मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और लेड है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, डू नॉट कंटेन मेटल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसी मिनरल्स के। द मिनरल्स फ्यूल, जैसे मिनरल फ्यूल की अगर हम बात करें, जो ईंधन है, ईंधन के रूप में यूज होता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है। जो मिनरल्स हैं कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, हम 3 तरीकों से मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। एक तो माइनिंग के द्वारा, दूसरी ड्रिलिंग के द्वारा और तीसरी क्वेरिंग के द्वारा। माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, जो प्रोसेस होती है जिसमें हम मिनरल्स निकालते हैं चट्टानों के नीचे जो पाए जाते हैं, अर्थ की सरफेस में जो पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर, उनको माइनिंग बोला जाता है। मिनरल्स दैट लाई ए शैलो डेप्थ, जो उथली हुई गहराई में पाए जाते हैं, डेप्थ में, आर टेकन बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, जो ऊपर की लेयर को हटा के निकालते हैं, उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। और जो डीप बोर यानी बहुत गहरी सतह में पाए जाते हैं, उसको सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम जैसे हम निकालते हैं और नेचुरल गैस जो होते हैं अगर फार बिलो द अर्थ सरफेस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारी अर्थ के बहुत गहराई में पाए जाते हैं, तो डीप वेल्स आर बोर, तो इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत गहरे बोर यानी कि कुएं खोदे जाते हैं उनको निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, किसी भी जगह पर
जो पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस होती है वो अर्थ की बहुत सारी गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए उनको लेने के लिए हमको ड्रिलिंग करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, और सिंपली डग, और आसानी से डग खोद के निकाले जा सकते हैं, उसको क्वेरिंग बोलते हैं। इन मीन्स अगर हम उसको माइनिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत गहरी चट्टानों में हो सकते हैं वो, तो उसको माइनिंग बोलते हैं। और ड्रिलिंग में बहुत गहराई में पेट्रोल डीजल निकालते हैं, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। और क्वेरिंग में क्या होता है, छोटा सा अगर हम खोदें उसको अर्थ की सरफेस को, तो हमको जो मिनरल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। इसी तरह से अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर इन मिनरल्स का संसार में, कि ये मिनरल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है संसार में। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, जो मिनरल्स हैं अलग अलग चट्टानें जो हैं, प्रकार की जो चट्टानें हैं में पाई जाती हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें होती है। चट्टानें 3 प्रकार की हैं, याद रखिएगा, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री है। तो अलग जो मिनरल्स हैं अलग अलग तरह की चट्टानों में पाई जाती हैं, वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री, कुछ तो इग्नियस रॉक में पाई जाती हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक को कायांतरित चट्टान बोलते हैं, जो इन दोनों के फॉर्म से बदल के फिर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज बनते हैं आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, और इसी तरह से जो लौह तत्व है आयरन ओर है वो नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है। कॉपर और निकिल के अगर हम डिपॉजिट भंडारों को देखें जहाँ कॉपर और निकिल पाया जाता है, वो ओंटेरियो कनाडा में पाया जाता है। आयरन, निकिल और क्रोमाइट और प्लेटिनम, ये इतनी जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाई जाती हैं चट्टानें अफ्रीका में। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन को अगर हम देखें, जो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन बनती है, प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं इस तरह से फोल्ड वाले, उन माउंटेन्स में पाए जाते हैं कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन में जो घुमावदार पहाड़ होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ काकेसस रीजन है फ्रांस में, वहाँ पाए जाते हैं चूना पत्थर के डिपॉजिट। मैग्नीज डिपॉजिट जो है वो जॉर्जिया में पाया जाता है, एंड यूक्रेन में। एंड फॉस्फेट बेल्ट्स जो है, फॉस्फेट की जो बेल्ट्स हैं, बेल्ट किसी कहते हैं, एंड अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, जो मिनरल फ्यूल है जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। कोल और पेट्रोलियम भी जो ईंधन है वो सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्रीज के किन किन भागों में मिनरल्स के डिपॉजिट्स देखे जाते हैं। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट कॉन्टिनेंट है जो एशिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, यहाँ पर हम देखें चाइना एंड इंडिया बल एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं दोनों ही देश, और दोनों ही देशों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दोनों ही देश बड़े हैं। इंडिया तो 7वां सबसे बड़ा देश है। इनमें लार्ज आयरन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। आयरन ओर के, जो आयरन ओर है वो 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिटेराइट। तो ये जो आयरन ओर हैं ये पाए जाते हैं, इनके डिपॉजिट्स। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का जितना टिन प्रोडक्शन होता है उसका आधा तो यही देश प्रोड्यूस करते हैं। टिन का उत्पादन किया जाता है चाइना में। मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये संसार के ज़्यादा टिन उत्पादन करने वाले देश हैं।
चाइना ऑल्सो लेड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, चाइना लेड एंटीमनी और टंगस्टन, जिसे बिजली के बल्ब बनाए जाते हैं। टंगस्टन आजकल के बल्ब नहीं, जो पहले के बल्ब थे जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती, वो वाले बल्ब, आजकल के CFL बल्बों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। एशिया ऑल्सो हैज अ डिपोजिट, एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स के डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं। अब यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, यूरोप क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट, और इस कंट्री में क्या है, लार्ज डिपॉजिट है आयरन ओर के। रशिया है जिसमें शामिल, जिसमें आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है। मिनरल जो डिपॉजिट की अगर हम बात करें, इसके अलावा आयरन ओर के अलावा यूरोप में कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ईस्टर्न यूरोप में और जो यूरोपियन रशिया है उसमें ये मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका, वो मिनरल्स जो के डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, 3 जोनों में पाए जाते हैं। कैनेडियन रीजन में, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स में एंड एपलेशियन रीजन में अमेरिका में, एंड माउंटेन रेंज जो है ऑफ द वेस्ट में। आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइन इन कैनेडियन रीजन। कोल इन द एफिलेशन रीजन में जो वेस्टर्न कॉर्डलीज हम देखते हैं, हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं। इस मैप को अगर हम देखें, यहाँ हम देख सकते हैं जो कोल है, मिनरल जो है, फॉसिल जो क्या कहते हैं, फॉसिल भी है, फॉसिल फ्यूल भी माना जाता है। जीवाश्म ईंधन बोलते हैं कोल को और पेट्रोलियम को, और फ्यूल है वो जलाने के काम आता है। तो हम देख सकते हैं कोल के डिपॉजिट का नॉर्थ अमेरिका में दिखाई दे रहा है, हमें अफ्रीका में दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका में भी किसी जगहों पर दिख रहा है। इसी तरह से मिनरल ऑयल भी हम देख रहे हैं, उसके डिपॉजिट भी हमें एशियाज में, और ज़्यादातर हमें कहाँ दिख रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में हमें ज़्यादातर दिख रहे हैं। यूरोप में भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम साउथ अमेरिका में देखें, साउथ अमेरिका इज ऑल्सो ए कॉन्टिनेंट। ब्राज़ील जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है ग्रेट आयरन ओर का इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील आयरन ओर। चिली एंड पेरू, वो भी साउथ अमेरिका में आते हैं। चिली एंड पेरू, जो चाइल भी बोल सकते हैं, चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर और ब्राज़ील के, और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू में बहुत बड़ी माइंस पाई जाती हैं कॉपर की। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर द अमंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील एंड बोलीविया क्या हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के। तो ब्राज़ील एंड जो बोलीविया हैं वो सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट। साउथ अमेरिका ऑल्सो है द लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। साउथ अमेरिका में भी गोल्ड और सिल्वर के लार्ज डिपॉजिट्स हैं। जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका और प्लेटिनम के, और एस्बेस्टॉस के। एस्बेस्टॉस ऐसी चीज़ है जो आग में नहीं जलते हैं, इसमें एस्बेस्टॉस के फायर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मानी जाती है एस्बेस्टॉस। ऐसे प्लेटिनम है, कठोर मानी जाती है प्लेटिनम। माइका भी इम्पोर्टेंट डिपॉजिट है। माइका तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका में। बॉक्साइट है, मैग्नीज है, डायमंड भी देख सकते हैं आप, ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला। अगर मिनरल्स ऑयल की बात करें, वो वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चाइल में, पेरू में और कोलंबिया में पाए जाते हैं। और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो अफ्रीका है वो मिनरल रिसोर्सेज में रिच होता है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। अफ्रीका की अगर हम बात करें, अफ्रीका रिच है मिनरल्स रिसोर्सेज में।
अफ्रीका वैसे तो डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता है, लिटरेसी में कहें या सभ्यता में कहें काफ़ी बैकवर्ड है, लेकिन अगर मिनरल्स में देखें तो काफ़ी रिच माना जाता है अफ्रीका। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। याद रखिएगा, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें, किम्बरले डायमंड्स की बहुत बड़ी खान है, और ऐसे जोहान्सबर्ग गोल्ड की है, एंड प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। पूरे संसार का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड गोल्ड करता है, लार्जेस्ट पोर्शन, ज़्यादा मात्रा में गोल्ड प्रोड्यूस करता है। अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, जो अदर मिनरल्स पाई जाती हैं अफ्रीका में आर कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। तो ये सब मिनरल्स हैं। यूरेनियम में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। इन देशों में ऑयल पाए जाते हैं। अफ्रीका के कंट्रीज हैं ये, नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। संसार में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। इन द वर्ल्ड इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ये क्या है? एक लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड, आयरन ओर और टिन और निकिल का। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर। ये कॉपर में, लेड में, जिंक में और मैग्नीज में क्या माना जाता है? रिच पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनके डिपॉजिट है। कालगुडी एंड कूलगार्डी, ये दो माइंस है वहाँ की। कालगुडी एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं गोल्ड के। गोल्ड भी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन। सफिशिएंटली वेल नोन है ये। प्रिडिक्ट जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका जो है, भूगर्भ जो हम अंटार्कटिका की देखें, सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट। एक प्रिडिक्ट किया गया, अनुमान लगा गया कि जो एग्जिस्टेंस है वैरायटी ऑफ मिनरल्स का, डिपॉजिट्स का, सम प्रोबेबली लार्ज, बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ जो डिपॉजिट्स हैं कोल के इन द ट्रांस-ट्रिक माउंटेन, जो ट्रांस-ट्रिक माउंटेन है वहाँ पर, एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है ईस्ट अंटार्कटिका में। वहाँ पर फोरकास्ट यानी अनुमानित एक किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉमर्शियल क्वांटिटी में, यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि उन जगहों पर ये अवेलेबल है जहाँ पर अभी ह्यूमन आसानी से नहीं पहुँच सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें, इन्हीं मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें इंडिया में, आयरन की अगर हम बात करें, आयरन एज ए डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन। इंडिया में हाई ग्रेड आयरन्स पाए जाते हैं, आयरन और। द मिनरल्स इज फाउंड मेनली इन झारखंड। जो मिनरल है मेनली झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो बेसिकली अगर हम बॉक्साइट को देखें, आयरन हमने जैसे पढ़ा कि आयरन जहाँ पाया जाता है, ऐसी बॉक्साइट है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड का। बॉक्साइट में मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है उसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आते हैं। इन स्टेटों में बॉक्साइट पाया जाता है। ऐसे ही माइका की अगर हम बात करें, माइका को अबरक बोला जाता है हिंदी में। माइका डिपॉजिट मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका। इंडिया क्या है? संसार में सबसे ज़्यादा माइका एक्सपोर्ट करने में स्थान है इसका। माइका डिपॉजिट जो हैं झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसके माइंस पाए जाते हैं। कॉपर की अगर हम बात करें, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कॉपर की। में राजस्थान में तो खेतड़ी जो है काफ़ी पॉपुलर माइंस है राजस्थान की, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में बालाघाट, वहाँ पर कॉपर पाया जाता है। उसके अलावा झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इसके माइंस हैं। मैग्नीज की अगर हम बात करें, इंडियाज मैग्नीज के जो डिपॉजिट हैं लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब लाइमस्टोन में अगर हम देखें, चूना पत्थर, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया में वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। ऐसे ही गोल्ड है, सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है लाइमस्टोन का यूज, चूना पत्थर का यूज, और घरों में रंग वाइट वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। गोल्ड की अगर हम बात करें, एक काफ़ी प्रीशियस मिनरल है, कीमती मिनरल है ये गोल्ड। कर्नाटक की कोलार माइंस जो भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कोलार माइंस डिपॉजिट गोल्ड इन इंडिया। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो माइंस हैं सबसे ज़्यादा गहरी हैं संसार में। विच मेक माइनिंग दिस ओर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ से जो हम मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, जो इसका काफ़ी कठिन प्रोसीजर होता है यहाँ से मिनरल्स लेना। साल्ट देखें, नमक जो है हम यूज करते हैं फूड में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी, समुद्रों से, लेक, झीलों से एंड रॉक से ऑब्टेन करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर। इंडिया वर्ल्ड में एक प्रोड्यूसर है इसका माना जाना, एंड एक्सपोर्ट भी करता है साल्ट का। एंड यूज ऑफ मिनरल्स की बात करें, जो इन मिनरल्स का यूज होता है हमारी लाइफ में, मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्री। कई सारी इंडस्ट्रीज में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मिनरल विच आर यूज फॉर जम्स, यानी रत्न बनाने में यूज किए जाते हैं, आर यूजली हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल। इसके बाद उनको, इन रत्नों को अलग अलग ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल्स है, यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉइन से लेकर, सिक्के बनाए जाते हैं कॉपर के, कॉइन से लेकर पाइप्स तक बनाए जाते हैं। सिलिकॉन जो है यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सिलिकॉन, और बेंगलोर को तो सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट ओर। जो एल्युमिनियम है वो ओर से प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट एक ओर है। यूज इन ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है एल्युमिनियम, गाड़ियाँ बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, और बिल्डिंग, इवन इन किचन कुकर। और किचन में जो भी हम यूटेंसिल देखते हैं, बहुत सारे बर्तन कॉपर्स के बनाए जाते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम कंजर्वेशन करें मिनरल्स का। कंजर्वेशन हम मिनरल्स का कैसे करें? मिनरल्स हम देख रहे हैं, द पीपल आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द मिनरल्स एज द पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग। मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स बनने में 1000 ईयर्स लग जाते हैं। फॉर्मेशन जो मिनरल्स का है उसके लिए अर्थ में कई सालों लग जाते हैं। तो हमें मिनरल्स को एक मैनेजमेंट के तहत सिस्टमेटिक तरीके से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है इनको। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिप्लेनिश हैं, एग्जॉस्टेबल हैं। एक बार यूज करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और इनको बनने की जो प्रोसीजर है मिलियंस ईयर्स है। इट टेक 1000 ईयर्स लग जाते हैं इसके फॉर्मेशन में। एंड जो कंसंट्रेशन हम देखते हैं मिनरल्स का, द रेट ऑफ फॉर्मेशन वो बहुत ही कम है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, एंड रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम। और वो रेट जिसमें ह्यूमन कंज्यूम करता है मिनरल्स को वो ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमन के इन मिनरल्स को कंज्यूम करने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि हर कोई मिनरल्स को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके जो बनने की प्रक्रिया है वो हजारों साल है, और हजारों साल तो एक ह्यूमन की लाइफ नहीं होती है। यानी अगर हमने सिस्टमेटिक तरीके से मिनरल्स को यूज नहीं किया, इन मिनरल्स को, तो डेफिनेटली एक क्राइसिस, संकट हो सकता है इन मिनरल्स का। जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, पेट्रोल डीजल है, अगर हम समय रहते इसको सही तरीके से यूटिलाइज ना करें तो हमको क्राइसिस फेस करनी पड़ सकती है। यह नेसेसरी है टू रिड्यूस वेस्टेज, जो हम वेस्टेज है उसको रिड्यूस करें इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग में। जब भी हम माइनिंग करते हैं, अर्थ के अंदर से डिगिंग करते हैं या क्वेरिंग करते हैं, उस प्रोसेस में हम वेस्टेज ना करें मिनरल्स को, रिसाइकलिंग करें मिनरल्स का इन अनदर वे। जो मेटल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग किया जाए, वेस्टेज वो वेस्टेज ना हो, उनको बार बार यूटिलाइज किया जाए, रीयूज किया जाए और वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए। इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व, जिस तरीके से, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पावर रिसोर्सेज की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पावर रिसोर्स, जो है ऊर्जा संसाधन हम कह सकते हैं। सनी मदरबल, सनी की जो मम्मी है, बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर, उससे अपने दिन की शुरुआत कैसे करती है सनी की मम्मी? अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो उठती है, वो गीजर शुरू करती है, गीजर स्टार्ट करती है, और फिर सनी की स्कूल की यूनिफॉर्म में आयरन करती है बिफोर वॉकिंग हिम अप, उसके उठने से पहले ही सनी की मम्मी उसकी स्कूल ड्रेस में आयरन कर देती है। सी देन रश टू किचन, और तेजी किचन की ओर दौड़ती है और एक जूस, ऑरेंज जूस बनाती है, किस पे? ब्लेंडर पे। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, अब वो चिल्ला रही, कह रही है कि सनी क्या तुमने नहा लिया है? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी, और वो ऐसा कब कहती है? जब वो सनी के लिए गैस स्टोव में ब्रेकफास्ट बना रही है, तो वो चिल्लाते हुए कहती है, सनी को बुलाती है कि वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले। वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के जब जा रहा है सनी, स्कूल जाते ही सनी भूल जाता है अपने कमरे के लाइट और फैन को स्विच ऑफ करना। व्हेन मदर स्विच देम ऑफ, सी थिंक, जब मम्मी उसकी स्विच ऑफ करती है, थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटी, और सोचती है कि लाइफ जो होती है शहरों में मे बी मोर कंफर्टेबल हो सकता है ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो शहरों में जो लाइफ है, लेकिन इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स, लेकिन इसकी जो निर्भरता है, शहरों में हम क्या करते हैं, गैजेट्स पर डिपेंड रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो कंज्यूम करते हैं हम एनर्जी उस पर चलती है। आज हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, गीजर है, हीटर है ठंडे दिनों में, या पंखे हैं गर्मियों में, तो हम देखते हैं कि सारे हमारी जो लाइफ है कंफर्टेबल तो हुई है शहरों में, लेकिन कहीं ना कहीं इन मॉडर्न गैजेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, एनर्जी पे डिपेंड है, उससे क्या हो गया है, वाइड गैप आ गया बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई पर। यानी कि जितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होता जा रहा है जैसे, उस अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाती है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, उसने हमारी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो तेज़ी से बदल दिया है, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज आ गया, और बहुत फास्ट लाइफ हो चुकी है आज की डेट में हमारी। पावर और एनर्जी की अगर हम बात करें, वो एक वाइटल रोल निभाता है हमारे जीवन में। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हम जानते हैं हमें उद्योगों को चलाने के लिए, या एग्रीकल्चर में पंप यूज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस में, हर जगह पर हमें पावर चाहिए। पावर रिसोर्स में भी ब्रॉडली, जो पावर रिसोर्स है उसको ब्रॉडली हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उस पर, और नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उन पर डिपेंड है। यानी कि रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है और कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल है। तो जो कन्वेंशनल हैं, जो नॉन रिन्यूएबल हैं, उसमें आते हैं आपके कोल,
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और जो नॉन कन्वेंशनल है जिसको हम रिन्यूएबल बोलते हैं, उसमें आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन कन्वेंशनल में, जो क्या है रिन्यूएबल है। ये रिप्लेनिश हो जाते हैं, दे कैन बी रिप्लेनिश और दे डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल, ये नॉन एग्जॉस्टेबल हैं। दे में भी रिप्लेनिश, दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं और दे डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। और इसमें क्या कहोगे, दे आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल उन्हें कहते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। दे आर एग्जॉस्टेबल, दे आर नॉन रिप्लेनिशबल, रिप्लेनिश नहीं होते हैं वो, एंड दे क्रिएट पॉल्यूशन। और वो महंगे भी होते हैं, पॉल्यूशन भी करते हैं कन्वेंशनल जो नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, और महंगे भी होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज अगर हम देखें, ऑयल का डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो ऑयल है ईजियर होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, टैंकों में भर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में के लिए बेस माना जाता है। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वहाँ ऑयल बहुत ज़रूरी है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिफ्लेशन करता है ऑक्सीजन का ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। जब कहीं गैस लीक हो जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन की डिफ्लेशन हो जाती है, कमी हो जाती है, और पॉल्यूशन हो जाता है, एसिड रेन होने के खतरे रहते हैं। और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, और ईजी नहीं होता है नए फ्यूल को यूज करना, एक्सप्लोर करना उसे। इसके नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या है, नेचुरल गैस को भी हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और क्लीनर है, ऑयल के मुकाबले कोल के मुकाबले में ज़्यादा साफ़ है और सस्ता भी है, चीफर देन ऑयल। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कन्वेंशनल जो कि नॉन रिन्यूएबल लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज, जो हमारे कॉमन यूज होते आ रहे हैं अर्ली पीरियड से, उनको बोलते हैं। जैसे फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, जिसे कोल है, पेट्रोलियम है, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। फायरवुड की अगर हम बात करें, जैसे मैंने फॉसिल फ्यूल में कोल बताया, जैसे फायरवुड अगर हम देखें, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए और हीटिंग, आग सेकने के लिए यूज करते हैं हम। इन आवर कंट्री में मोर देन 50%, आज भी हम देखते हैं 50% से जो ज़्यादा लोग हमें देखते हैं हिंदुस्तान में, एनर्जी जो है विलेज कम्स फ्रॉम फायर, वो लकड़ियों से यूज करते हैं, यानी खाना लकड़ियों में बनाते हैं। वो हम देखते हैं ऐसे लोगों को। रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच वेर बरीड, जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स है, अवशेष हैं, वो जमीन में बरीड हो गए और अंडर द अर्थ, और इस अर्थ के अंदर कई सालों, मिलियंस ईयर्स के बाद हीट और प्रेशर से फॉसिल फ्यूल में बदल गए। यानी कि जो प्लांट थे और एनिमल थे, उनके रिमेन्स, उनके अवशेष जमीन के अंदर दब गए, और कई मिलियंस ईयर्स के बाद हीट और प्रेशर, दो शब्दों से, गर्मी से और दबाव से क्या हुआ, वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए या कोल पेट्रोलियम में बदल गए, जो हम आज कन्वेंशनल एनर्जी यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में यूज करते आ रहे हैं। जो रिजर्व हैं इन मिनरल्स के आर लिमिटेड हैं वो, और दूसरा एग्जॉस्टेबल है, दे आर एग्जॉस्टेबल, दे आर नॉन रिप्लेनिशबल, रिप्लेनिश नहीं होते हैं, दोबारा से रिसाइकिल होने में बहुत सालों लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो रेट है जिस हिसाब से हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज बढ़ती जा रही है, और जो कंज्यूमिंग कर रहे हैं हम इन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को, इज फार ग्रेटर, वो बहुत ज़्यादा है। जबकि इनकी जो फॉर्मेशन है, इनको बनने की जो प्रक्रिया है वो सालों है, हज़ारों साल है। तो दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। तो ऐसा लगता है अगर हमने इनको सही तरीके से प्लानिंग वे में यूटिलाइज नहीं किया, उनको वेस्टेज करते रहे, ओवर एक्सप्लॉइट किया, बेवजह बर्बाद किया, तो बहुत जल्दी ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे बोलता है। और पॉल्यूशन तो करते ही हैं वो, और एग्जॉस्टेबल है वो, दे क्रिएट पॉल्यूशन एंड दे आर एग्जॉस्टेबल है वो, और वो महंगे भी हैं। और इनकी जो डिपॉजिट है अर्थ में, वो क्या है, लिमिट में है,
कम मात्रा में है वो, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। कोल की अगर हम बात करें, दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फंड फॉसिल फ्यूल है ये। इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, सच एज आयरन एंड स्टील, जैसे कि आयरन और स्टील है। स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन को चलाने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से हम ऑब्टेन करते हैं उसको थर्मल पावर बोलते हैं। जो कोयले से बनाई जाती है बिजली उसको थर्मल पावर कहा जाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे, वो कोयला जो हम आज यूज कर रहे हैं उसको कई साल लग गए बनने में। व्हेन जाइंट फर्न्स, जब यहाँ जाइंट मतलब बहुत बड़े फर्न के पेड़ थे, स्वैम्प गॉट बरीड, और स्वैम्प में क्या हो गए वो बरीड हो गए अंडर द लेयर ऑफ अर्थ में। और कोल जो कोल था देयरफॉर रिफर टू एज बरीड सनशाइन कहलाया ये। लीडिंग जो कोल प्रोड्यूसर है संसार में वो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है इंडिया के आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो। इन झारखंड इंडिया में हम देखते हैं जो रानीगंज और झारिया है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है और झारिया और धनबाद और बोकारो झारखंड में, ये माइंस हैं कोल की। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, द पेट्रोल दैट कीप योर कार रनिंग, वो पेट्रोल जो आपकी कार को दौड़ती है आपकी कार सड़कों पर। एज वेल एज द ऑयल दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग, और जो तेल आपकी साइकिल स्क्विकिंग करता है, बोथ बिगेन एज द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल, पेट्रोलियम से यूज किया जाता है उस कार को चलाने में। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स की लेयर के बीच में पाया जाता है। एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड, और इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड से। लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज में। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज, और इसके बाद इसको रिफाइनरी के लिए भेजा जाता है। जो तटीय इलाके हैं समुद्र के, वहाँ से भी निकाला जाता है। विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जिससे क्रूड ऑयल बनाने की प्रक्रिया चलती है। एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं क्रूड ऑयल के बाद, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, मिट्टी का तेल, वैक्स, मोम है, प्लास्टिक है और लुब्रिकेंट है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एंड दे वर वैल्यूएबल, और इसलिए वो वैल्यूएबल है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर आयरन, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। काला सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। और जो चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया और कतार है। कतार में भी बहुत पेट्रोलियम निकलता है, वहाँ पेट्रोल सस्ता होता है। द अदर मेजॉरिटी प्रोड्यूसर हैं आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर जो है इन इंडिया में आर डिगबोई इन आसाम, बम्बई हाईवे इन मुंबई एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। नेचुरल गैस की अगर इस तरह से हम बात करें, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। जो नेचुरल गैस है वो फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही पाया जाता है एंड इज रिलीज, और कब रिलीज होता है, जब क्रूड ऑयल ब्रॉट किया जाता है, सरफेस में लाया जाता है क्रूड। एंड इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक पर्पज में और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज होता है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के, प्राकृतिक गैस के। इन इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में और त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई में नेचुरल गैस रिसोर्सेज के भंडार हैं। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं। शार्प इंक्रीज इन अवर कंजम्पशन, तेजी से हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इस फॉसिल को, इससे क्या हो रहा है, एक संकेत मिल रहा है, अलार्म है कि इनका जो क्या हो रहा है, तेजी से डिफ्लेशन हो रहा है, तेजी से घटते जा रहे हैं ये रिसोर्सेस।
द पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग, और इससे पॉल्यूशन भी होता है रिलीज फ्रॉम बर्निंग के जलाने से। दीज फ्यूल आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न, ये भी एक चिंता का विषय है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ, और हमारी कोई इसमें हम रोकथाम नहीं लगाते हैं जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। रन ड्राइव, बहुत सारी जगह पर हम देख रहे हैं। अनड्रीपिंग अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप जो है, जो तेजी ड्रिप हो रहे हैं, जो टैप सूख चुके हैं वो इस तरह से। दिस हैज लेड टू ट्रैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल, इस तरह से कई सारे जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव। तो इस तरीके से एक वैकल्प के रूप में हम इनको नॉन कन्वेंशनल जो है यानी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक ऑप्शन के रूप में तलाश कर रहे हैं। हाइडल पावर की अगर हम बात करें इसी तरह से, रेन वाटर और रिवर वाटर, हम जानते हैं रेन वाटर को, रेन वाटर या रिवर वाटर जो हैं स्टोर इन डैम्स में स्टोर किए जाते हैं। इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट से गिरता है। जब बारिश का पानी हम देखते हैं या नदी का पानी जो होता है वो डैम में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसको हम ऊंचाई से गिरा सकें। जो ऊंचाई से फॉल वाटर है फ्लो दो पाइप्स के द्वारा इनसाइड द डैम के अंदर पाइप के द्वारा ऊंचाई से टरबाइन की ब्लेडों में पानी फेंका जाता है। प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, जो बॉटम ऑफ द डैम में होता है एक टरबाइन ब्लेड होती हैं, उनमें तेजी से ऊपर से पानी फेंका जाता है तो वो टरबाइंस क्या होती हैं, घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोला जाता है द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है, फेंका जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद, उसको हम फिर इरिगेशन में यूज करते हैं उस पानी को। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, पूरे संसार की 1/4 जो बिजली है हाइडल यानी पानी से ही जनरेट की जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर, जो हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। यहाँ पे पिक्चर्स में हम देख सकते हैं वाटर किस तरह से हमने यहाँ पर वाटर रिजर्व करके रख रखा है डैम्स की मदद से। और जो वाटर रिजर्व है ऊपर से फिर ये फेंका जा रहा है इधर से पाइप के थ्रू, और यहाँ एक टरबाइन है और इतनी तेज़ी से घूमेगी कि इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इस तरह से फिर पोल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है। ये एग्जाम्पल है, फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे कई सारे यहाँ पर डैम्स अवेलेबल हैं। जैसे बागला नागर डैम है संसार का सबसे बड़ा, ऐसे हीराकुद डैम है उड़ीसा में, यहाँ पर टेहरी डैम है उत्तराखंड में, काफ़ी ऊंचा डैम है टेहरी डैम। तो इन जो डैम हमें देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इरिगेशन के लिए ये जो डिस्चार्ज वाटर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर फिशिंग भी की जाती है, इन डैम्स में मछलियाँ पाली जाती हैं और फ्लड बाढ़ को रोका जाता है, इससे नेविगेशन किया जाता है। तो कई सारे पर्पजेज हैं डैम्स बनाने के, और डैम्स को तभी जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ये टेम्पल ही है, मंदिर कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर कहा तो कुछ सोच समझ के कहा कि इसे हम मंदिर का स्थान दे रहे हैं, जैसे मंदिरों को पूजा जाता है ऐसे ही ये डैम्स भी क्या हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए इतने हेल्पफुल हैं। दैट इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ ऑल्सो, हमारे जीवन में इसका इम्पोर्टेंस है। सम इम्पोर्टेंट जो आइडल पावर स्टेशन है इंडिया में, बागला नागल, गांधी सागर है मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, और दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल, जो नॉन कन्वेंशनल है यानी कि रिन्यूएबल जिसे बोलते हैं, जो रिप्लेनिश हो जाते हैं और एग्जॉस्टेबल नहीं है, नॉन एग्जॉस्टेबल है यानी एक बार यूज करने के बाद हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको नॉन एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। और रिप्लेनिश, एक बार नष्ट हो गया तो रिप्लेनिश दोबारा से हम इसको गेन कर सकते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको रिप्लेनिश होने में। तो इंक्रीजिंग यूज अब अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को देखें इज लीडिंग टू इट्स
shortage, it is estimate that if the present rate of consumption continue, यदि हम देखते हैं जो कंजप्शन है, कंजप्शन का जो रेट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो ऐसे ही बढ़ता रहा तो रिजर्व्स जो हैं फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की क्या है, कमी है। और एक आंकड़ा बताता है कंजप्शन ऐसा ही चलता रहा तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। मोर एवर देयर यूज ऑल्सो कॉज इनवर, और इसके अलावा जो इसका यूज है, जो कंटिन्यूस हम यूज करते जा रहे हैं ब्लाइंडली, तो इनकी शॉर्टेज होती जा रही है, एक क्राइसिस संकट आ जाएगा। और दूसरा, इससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन देखा जाता है, प्रदूषण करता है। देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को हमें यूज करने की ज़रूरत है आज की डेट में, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टीडल एनर्जी है, विच आर रीन्यूएबल, जो रीन्यूएबल हैं। सोलर एनर्जी को अगर हम देखें, सन क्या करता है, हमें हीट और लाइट देता है, लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाय द एवरी डे, हर दिन देता है, तो हर दिन उसमें क्या एनर्जी चार्ज हो जाती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन, तो सोलर एनर्जी हम उस सन से ट्रैप करते हैं। हम अगर देखें यहाँ पर विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, इसके एडवांटेज अगर हम देखें, नॉन पॉल्यूटिंग है, ये फ़ायदा है, पॉल्यूशन नहीं करता है, लो कॉस्ट है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सेफ और क्लीन, साफ और सुथरा, साफ सुथरा। डिसएडवांटेज क्या है, नॉइज पॉल्यूशन करता है, ये पॉल्यूशन तो नहीं करता लेकिन नॉइज पॉल्यूशन तो करता है, आवाज़ बहुत आती है। विंड मिल कॉस्टली, और विंड मिल क्या है, थोड़ा कॉस्टली है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन को डिस्टर्ब करता है, और हार्मफुल है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए सही नहीं माना जाता। ऐसे सोलर एनर्जी को अगर हम देखें, सोलर एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, इनएग्जॉस्टेबल है, नष्ट तो होता नहीं है, और नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं करता है। दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं, एक तो नॉन एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल है ये, और नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं करता है और नष्ट नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव, महंगा बहुत है, और ये डिफ्यूज सोर्स है, सो गेट्स वेस्टेड। तो हमने ऐसे टीडल एनर्जी के बारे में, टाइडल एनर्जी, एडवांटेज, नॉन पॉल्यूटिंग है, ये भी है, ये सारे हैं, वो दो हैं, नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टेबल है, ये पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं और इनएग्जॉस्टेबल भी हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, चाहे विंड कहें या सोलर एनर्जी या टीडल, तीनों के एडवांटेज एक ही है। तो एक पॉइंट आप याद कीजिए, सभी में आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और डिसएडवांटेज क्या है, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उनको डिस्ट्रॉय करता है और डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। इस तरीके से हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टूड द पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।